हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपने चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग चैप्टर नंबर 4 का जो है ऑलरेडी पार्ट 9 देख चुके थे। आज हम लोग पार्ट 10 देखेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 10 देखने वाले हैं। तो रेडी है आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा और प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। और जो है अभी तक लाइक नहीं किया तो फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। हम लोग जो है ये सब चीज़ें, ये सारे टॉपिक देख चुके थे हम लोग, ठीक है। हम लोगों का जो अगला टॉपिक था, आज जो हम लोग अगला जो टॉपिक देखने वाले हैं, वो हम लोग का जो टॉपिक रहेगा यहाँ से रहेगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 6 से, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या है। देखिए, एक 3 फेज डबल लेयर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का विस्तृत आरेख बनाएंगे जिसमें 24 स्लॉट, 24 कॉइल, 4 पोल हों, ठीक है। हल देखिए क्या है। कॉइल की कुल संख्या 24 है। कॉइल की जो है संख्या बाई फेज, और यहाँ पे देखिए क्या है, कॉइल की कुल संख्या बाई फेजों की कुल संख्या इक्वल टू 24/3 यानी कि 8 हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट है आपका कॉइलों की संख्या बाई फेज बाई पोल, ठीक है। तो क्या है, कॉइल की कुल संख्या बाई फेजों की कुल संख्या इंटू ध्रुवों की संख्या इक्वल टू 24/4 इंटू 3 यानी कि 2 हो जाएगा। पोल पिच देखिए क्या है, स्लॉट की संख्या बाई ध्रुवों की संख्या इक्वल 24/4 यानी कि 6 हो जाएगा। और जो है संभावित कॉइल पिच देखिए यहाँ पे क्या है, संभावित कॉइल पिच A5 में जो है आपका 1 से 6 यानी कि स्लॉट कार्ड है, और B6 में जो है 1 से 7 फुल पिच है, और C7 में जो है 1 से 8 लॉन्ग कॉर्ड है, ठीक है। और जो है आगे पॉइंट देखिएगा क्या है, जो है चयनित कॉइल पिच जो है 5 से, मतलब 5 नंबर में जो है 1 से 6 हो जाएगी। और जो है आगे देखेंगे हम लोग, देखिए क्या है, जिस कॉइल पिच का चयन किया गया है वह शॉर्ट कार्ड है, ठीक है। आगे देखिएगा क्या है, कुल वैद्युतिक डिग्री 180 डिग्री इंटू ध्रुवों की कुल संख्या इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 4 इक्वल टू 720 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है यहाँ पे देखिए स्लॉट की दूरी जो है डिग्री में दिया गया है क्या है, कुल वैद्युतिक डिग्री बाई स्लॉट की संख्या इक्वल टू 720/24 यानी कि 30 हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से क्या है, फेजो की देखिए क्या है, फेजो के जो है मध्य विस्थापन स्लॉट के जो है संदर्भ में क्या है, 120 डिग्री बाई जो है स्लॉट दूरी यानी कि यहाँ पे डिग्री में है क्या है, 120 डिग्री बाई 30 यानी कि 4 स्लॉट हो जाएंगे। इस तरीके से वाइंडिंग क्रम देखिए जो है, अर्थ फेज A1 की लीड स्लॉट नंबर 1 से निकलेगी। फेज बी की स्लॉट लीड जो है स्लॉट नंबर 1+4=5 से निकलेगी। इसी प्रकार फेज सी के जो है C1 की लीड स्लॉट नंबर 5+4 यानी कि 9 से निकलेगी। और जो आगे है आपका कॉइल की व्यवस्था, स्लॉट में कॉइल्स निम्न क्रम में व्यवस्थित की जाती है, ठीक है। 1 से 6, 2 से 7, 3 से 8, 4 से 9, 5 से 10 और 6 से 11। इसी तरीके से जो है आपका 24 से 5 हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है चित्र ए एवं चित्र बी उपयुक्त मोटर के लिए संयोजन आरेख एवं विकसित आरेख दर्शाए गए हैं, ठीक है। देखते हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ से जो है 1 से जो है 6 तक है, 2 से 7 तक। इसी तरीके से जो है यहाँ पे दिखेगा आपको 8 से 13 तक, फिर 7 से 12 तक। इसी तरीके से जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होते हुए जो है ए और बी और सी तीनों वाइंडिंग हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए
यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो वाइंडिंग का इसमें कोड दिखाया गया है, इसी तरीके से इसमें जो है 6 लूप बाहर निकलते हैं। A1 जो है A1 A2 बी यहाँ देखिए एक मिनट, B1 और यहाँ B2 C1 और C2 इस तरीके से। और जो है हम लोग इसको स्टार या डेल्टा में कनेक्शन करके और इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये इसका विकसित आरेख है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए वाइंडिंग विवरण है। देखिए क्या है, कॉइल की संख्या है, लीड निकालने की जो है स्थान, कॉइल थ्रो, फेज तथा ग्रुप की संख्या है। इसी तरीके से जो है इसमें भी दिया गया है। देखिए कॉइल 1 में जो है A1 में जो है इसका जो है क्या होगा, 1 से 6 होगा। इसी तरीके से A1 में कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ तक। फिर B जो है यहाँ से यहाँ तक। और C में जो दिखाई दे रहा है आपको, इसी तरीके से जो है रहेगा। इधर दिख रहा है आपको A C B, इस तरीके से इसमें जो है पूरा स्लॉट बनी हुई है। ठीक है, इस तरीके से पूरी वाइंडिंग इसमें की जाएगी। और देखिए आगे अगला पॉइंट क्या है, क्या है देखिए, रिवाइंडिंग से पूर्ण जो है एकत्र किए जाने वाला डाटा। देखिए कैसे, जब हम लोग वाइंडिंग करने से पहले उसका डाटा कलेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए किसी मोटर यदि रिवाइंडिंग से पूर्व मोटर के जो है विषय में निम्न विवरण जो है एकत्र कर लेना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से, जैसे यहाँ दिखाया गया है। देखिए सबसे पहले क्या है, नेम प्लेट से जो है नोट किए जाने वाला डेटा। जैसे सबसे पहले जो है निर्माता का नाम, दूसरा मोटर की किस्म, मोटर का जो है क्रमांक, वोल्टेज, धारा और वाट्स में रेटिंग और फ्रीक्वेंसी, आरपीएम में घूर्णन की गति और चालक की श्रेणी, और जो है संयोजन विवरण यानी कि पथ आदि, परिपथ आदि। ठीक है, इन सब चीज़ों की जो है नेम प्लेट से हम लोगों को नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे क्या देखिए, स्टेटर का नोट किए जाने वाला डाटा। सबसे पहले क्या है, स्लॉट की संख्या, दूसरा आपका कॉइल की संख्या, वाइंडिंग की किस्म यानी कि कौन सी टाइप की वाइंडिंग है। ठीक है, उसके बाद जो है 4 नंबर पर देखिए क्या है, पोल की संख्या, कॉइल समूहों की संख्या। 6 नंबर में आपका पूर्ण जो है कॉइल वाइंडिंग या हाफ कॉइल वाइंडिंग। 7 नंबर में आपका कुल जो है कॉइल संयोजन यानी कि जो है ग्रुप संयोजन। 8 नंबर में प्रति ग्रुप कॉइल्स की संख्या और कॉइल पिच, और जो है कॉइल के दोनों पार्श्वों का जो है बाहर की ओर फैलाव। ठीक है, इन सब चीज़ों की जो है हम लोग जो है डेटा नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए आगे क्या है इसका अगला पॉइंट, इसका और लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। देखिए क्या है, कॉइल निकालने के बाद नोट किए जाने वाला डाटा। सबसे पहले कॉइल का आकार, प्रति कॉइल लपेट संख्या, तार का SWG संख्या, इंसुलेशन सहित। ठीक है, इंसुलेशन रहित दोनों तरीके से हम लोग जांच करेंगे। फिर कुल वाइंडिंग के शुद्ध वजन, और जो है कुल इंसुलेशन यानी कि टैप आदि, और जो है स्लॉट्स की जो है प्रयुक्त इंसुलेशन, इन सब चीज़ों की जो है हम लोग डेटा नोट कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ जो है आपका चैप्टर समाप्त हुआ। और जो है इस चैप्टर का जो है अध्याय अनुसार हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं और इसी के साथ हम लोग चैप्टर ख़त्म कर देंगे। और कल से जो है हम लोग इस चैप्टर का और पिछले वाले चैप्टर का एक और वीडियो आएगा आपका MCQ का। पिछले वाले एक चैप्टर जो है चैप्टर का MCQ और इस चैप्टर का MCQ देखेंगे। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अध्याय अनुसार देख लेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, आर्मेचर स्टेटर कोर में जो है खांचे में क्रमबद्ध जो है विधि से चालकों यानी कि कॉइल को स्थापित करना, एक जो है विशिष्ट क्रम में उनका संयोजन करना ही आर्मेचर वाइंडिंग या वाइंडिंग कहलाता है। दूसरा आपका सुपर एनामिल्ड तार की विद्युत धारा वहन क्षमता उसकी मोटाई पर निर्भर करती है। तीसरा आपका वाइंडिंग कॉइल्स के जो है जोड़ों तथा उनके सिरों को जो है कम्यूटेटर से जोड़ने के लिए जो है सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका 2 एक्विटिव जो है कंडक्टर्स तथा 2 एंड कनेक्शंस से बने लूप वाइंडिंग एलिमेंट या कॉइल कहलाती है। तीसरा है आपका कॉइल का वह भाग जो आर्मेचर कोर के खांचे यानी कि स्लॉट्स में जो है अवस्थित रहता है और जिसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पे एक्टिव साइड कहलाता है। एक कॉइल में 2 एक्टिव साइड होते हैं। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे क्या है, कॉइल का वह भाग जो
दो आर्मेचर कोर के खांचे से बाहर रहता है और जो कॉइल के दो एक्टिव भागों को जोड़ता है। इन एक्टिव साइड एंड या एंड कनेक्शन कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है देखिए, पोल पिच, दो संलग्न पोल के बीच की दूरी होती है, इसे वाईपी से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात वाईपी इजकल टू स्लॉट की संख्या बाई पोल की संख्या, या फिर वाईपी इजकल टू चालकों की कुल संख्या बाई पोल की संख्या। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या है, एक कॉइल की दो एक्टिव साइड के बीच विद्यमान स्लॉट्स अथवा चालकों की संख्या कॉइल स्पैन या कॉइल पिच कहलाती है। ठीक है, यदि स्लॉट की कुल संख्या एस, पोल की संख्या पी तथा चालकों की संख्या सी हो तो कॉइल पिच को यह निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, देखिए क्या, आर्मेचर के जो है पीछे की ओर, आर्मेचर के जो है पीछे की ओर एक कॉइल की दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी बैक पिच कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, देखिए क्या है, दूसरी कॉइल की क्रम एक्टिव साइड तथा प्रथम कॉइल की दूसरी साइड के बीच की दूरी फ्रंट पिच कहलाती है। ठीक है, फ्रंट पिच कहलाती है। अगला पॉइंट देखिए, फ्रंट पिच वाई एफ तथा बैक पिच यानी कि वाई बी और का जो है औसत पिच कहलाती है, अर्थात वाई ए इजकल टू एफ जो है वाई एफ प्लस वाई बी बाई 2 हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, देखिए क्या अगला पॉइंट, दो संलग्न कॉइल की प्रथम एक्टिव साइड्स की दूरी परिणामी पिच कहलाती है। दूसरा आपका, एक कॉइल की दोनों एक्टिव साइड के बीच की दूरी कम्यूटेटर पिच कहलाती है। यह दूरी कम्यूटेटर सेगमेंट की जो है संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है। ठीक है, अगला आपका लैप या समांतर जो है समांतर वाइंडिंग में जो है कॉइल्स के जो है संयोजक सिरे एक दूसरे पर चढ़े हुए रहते हैं। ठीक है, अगला आपका लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के समान होती है। अगला आपका, जिस आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल्स के जो है संयोजन सिरे कम्यूटेटर पर जो है निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं तो वह वेव वाइंडिंग या सीरीज वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, सिंगल लेयर वाइंडिंग में स्लॉट की संख्या कम्यूटेटर सेगमेंट की दोगुनी होती है। अगला पॉइंट है आपका, डबल लेयर वाइंडिंग में स्लॉट की संख्या कम्यूटेटर सेगमेंट की जो है संख्या के बराबर होती है। ठीक है, ये सारी जो है पॉइंट है इसका। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए क्या है, कॉइल लीड या कम्यूटेटर सेगमेंट का जो है मोटर के शाफ्ट से जो है यहाँ पे स्पार्क कर जाना अर्थ दोष कहलाता है। दूसरा आपका ग्राउंड एक विद्युत चुंबकीय यंत्र है जिसका उपयोग मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोधक को जो है जांचने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका, एसी मोटर में वाइंडिंग की स्थापना मुख्यतः स्टेटर में की जाती है तथा रोटर भाग में या तो चालक स्थापित किए जाते हैं या छोटे वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, दो संलग्न एवं असमान पोल के बीच की दूरी पोल पिच कहलाती है। यह खांचों के संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है, अर्थात जो है पोल पिच इक्वल टू स्टेटर खांचों की कुल संख्या बाई पोल की संख्या। और देखिए यहाँ पे कॉइल पिच या वाइंडिंग पिच का तथा पोल पिच का अनुपात पिच फैक्टर कहलाता है, अर्थात पिच फैक्टर इक्वल टू वाइंडिंग पिच बाई पोल पिच होता है। इसी तरीके से जो है देखिएगा तो क्या है, कुल कॉइल्स ग्रुप इक्वल टू फेजों की संख्या इंटू पोल की संख्या। दूसरा आपका प्रति फेज कॉइल ग्रुप जो है कुल कॉइल की संख्या बाई फेजों की संख्या। अगला आपका प्रति फेज जो है पोल कॉइल इक्वल टू कुल कॉइल ग्रुप बाई फेजों की संख्या इंटू पोल की संख्या। ठीक है, पोल्स की संख्या। आगे देखते हैं हम, देखिए अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, यदि पिच फैक्टर का मान इकाई से अधिक हो तो वह वाइंडिंग जो है लॉन्ग पिच वाइंडिंग कहलाती है। अगला आपका, संतुलित वाइंडिंग को सम ग्रुप वाइंडिंग तथा असंतुलित वाइंडिंग को विषम ग्रुप वाइंडिंग भी कहते हैं। अगला है, यदि वाइंडिंग में कॉइल की संख्या प्रति पोल प्रति फेज एक से अधिक हो तो वह डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहलाती है। अगला पॉइंट है आपका, आंशिक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में कुल जो है स्टेटर खांचे रिक्त रह जाते हैं और
सभी फैक्टर खाँचों में जो है कॉइल पार्श्विक स्थापित नहीं हो पाते। अगला आपका पूर्णतः डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में कोई भी स्टेटर खाँचे रिक्त नहीं रहते। अगला आपका पूर्ण पिच वाइंडिंग का पिच फैक्टर इकाई होता है। जो है लघु पिच वाइंडिंग का जो प्रयोग करने पर तांबे के बीच होती है तथा आई स्क्वायर आर क्षति का मान कम होता है, जिससे जो है मोटर की क्षति बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसलिए जो है अधिकांश मोटर्स में लघु पिच वाइंडिंग स्थापित की जाती है। सिंगल फेज मोटर वाइंडिंग में सामान्यतः जो है कंसंट्रेटिव वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ठीक है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है। यदि जो है चेन वाइंडिंग में एक कॉइल ग्रुप की सभी कॉइल सेकेंडरी प्रकार की हो तो वह जो है कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है। एसक्यू जो है डायमंड कॉइल तथा इन्वोल्यूट कॉइल वाइंडिंग का प्रयोग उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों के लिए किया जाता है। और आपका सेकेंड लास्ट पॉइंट है, यदि एक प्रकार की वाइंडिंग होल कॉइल वाइंडिंग है तो जो है दूसरे प्रकार की वाइंडिंग का भी होल कॉइल वाइंडिंग होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है आपका मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग में जो है अधिक समांतर पथों के कारण विद्युत धारा का मान घट जाता है, जिससे कार्बन ब्रशेस पर स्पार्किंग की मात्रा भी घट जाती है। ठीक है, और जो है इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है समाप्त हो रहा है। अगली वीडियो में जो है हम लोग जो है पिछले चैप्टर के एमसीक्यू देखेंगे और इस चैप्टर के एमसीक्यू देखेंगे, और उसी के बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया होगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे टाइम टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।